बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं अपने आज के लेक्चर्स का। एक्चुअली हमने फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट की हुई है और अब फिजिकल केमिस्ट्री में हमने फर्स्ट लेक्चर मोल, कंसेप्ट ऑफ मोल, उसमें स्टोइकोमेट्री और बेसिक कैलकुलेशंस भी हमने उसमें डिस्कस की थी। और इसके साथ साथ जो हमने नेक्स्ट लेक्चर आज हम लेके चल रहे हैं, ये लेक्चर हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर पे होगा। इसमें हम जो है वो बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं, जैसा कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर पे आते हैं तो इसमें वैसे तो 4 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं और 4 स्टेट ऑफ मैटर्स में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉलिड लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे होता है और प्लाज्मा हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे होता है, अगर हम इन 4 स्टेट्स को देखते हैं। अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉलिड मिनिमम एनर्जी है, फिर उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद गैसेस हैं और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट हमारी प्लाज्मा स्टेट है। अगर हम अबंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अबंडेंस में हमारी ऑल ओवर द यूनिवर्स अगर देखा जाए, प्लाज्मा इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर। और अगर हम सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर को देखें देन गैस इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम ऑल ओवर द यूनिवर्स लीस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर को यहाँ पे देखें, दैट इज द लिक्विड। और अगर हम अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन पे जाते हैं, दैट इज सॉलिड। तो एनर्जी के लिहाज से मोस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं। फिर उसमें फोर्सेस का भी फर्क आ जाता है, उसकी ज्योमेट्रीज का भी फर्क आ जाता है, उनके वॉल्यूम का भी फर्क आ जाता है। ये हम कंपैरिजन भी करेंगे मोस्ट स्टेट ऑफ मैटर्स का। जैसा कि जो गैसेस होती हैं उसमें मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम ईच अदर एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू हाई एनर्जी, और जो सॉलिड होते हैं उसमें प्रॉपर पैकिंग होती है और मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड प्रॉपर ज्योमेट्री एंड लेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे देखें तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और ड्यू टू more kinetic energy, these molecules have more motions and more randomness and these exist away from each others. और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी गैस का, एनर्जी उसकी बढ़ती है, ओवरऑल मूवमेंट भी गैसेस की यहाँ पे इंक्रीज होती है। ये जो दूसरा पोस्टुलेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक्चुअली it relates the temperature with kinetic energy. As we increase the temperature, the kinetic energy of the gas molecules is also increased. ठीक है, और जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं, उसको हम कूल करते हैं गैसेस को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज आल्सो डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से ये रिलेशन उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी एग्जिस्ट करेगा। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आए, गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उसमें गैसेस में हम तो एक तो ये कहते हैं कि नो स्पेसिफिक शेप, और उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि देयर इज नो स्पेसिफिक वॉल्यूम, और हम कहते हैं कि मिनिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस और नो अट्रैक्टिव फोर्सेस हम उसमें कहते हैं। और इसके साथ साथ लोएस्ट डेंसिटी होती है और वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है इसमें, और इसके साथ साथ इसमें एम्प्टी स्पेसेस मैक्सिमम होती हैं और इसकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ गैसेस। अब अगर हम गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स को देखें तो हमारा जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो गैसेस में मैक्सिमम है और सॉलिड में मिनिमम है। अगर हम अट्रैक्टिव फोर्सेस देखें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड में मैक्सिमम है और गैसेस में मिनिमम है। और अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैसेस में मैक्सिमम एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। अगर हम उन पे फोर्सेस बढ़ाते हैं, उस पे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, दिस गैसेस आर कंप्रेस्ड। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, उनमें एम्प्टी स्पेसेस ही नहीं होती। जितनी एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं उतना हम ज्यादा उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, उतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी है।
तो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम है एज कंपेयर टू द अदर मॉलिक्यूल्स, अदर सब्सटेंसेस। एक टर्म हम यूज करते हैं डिफियंस और डिफियंस, इस पे ग्राहम्स लॉ भी अप्लाई होता है। अगर गैसेस हमारी फ्लो करती हैं, मूवमेंट करती हैं उनकी फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड डिफियन। ठीक है, और गैसेस में ये डिफियन एग्जिस्ट करती है, और ये डिफियन सॉलिड्स में ना होने के बराबर होती है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफियन। डिफियन भी हम ये कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट अक्रॉस अ बैरियर विद अ स्मॉल होल। अगर मूवमेंट स्मॉल होल से हो रही है दैट इज डिफियन, और अगर मूवमेंट ओपन हो रही है दैट इज डिफियन। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेट ऑफ डिफियंस पे ग्राहम्स लॉ जब अप्लाई करते हैं तो ग्राहम्स लॉ ये कहता है if gases have more molar mass then should have less rate of diffusion. It means the rate of diffusion is inversely proportional to the molar masses. जैसे जैसे मोलर मैसेज इंक्रीज करेंगे उनके रेट ऑफ डिफियंस वहां पे कम होती जाएंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, और इसमें कंपैरिजन भी आ जाता है डिफरेंट गैसेस का, कि हम गैसेस को कंपेयर करते हैं विद रेट ऑफ डिफियंस। ठीक है, अगर 4 गैसेस आ जाते हैं उनमें कंपेयर करें which one has maximum rate of diffusion and which one has minimum rate of diffusion, we can compare on the basis of their molecular mass। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है H2, इसका मोलर मास 2 है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू अदर गैसेस। अगर मोस्ट ऑफ गैसेस में कंपेयर करते जाऊं, हाइड्रोजन हैज मोर rate of diffusion as compared to helium, helium has more as compared to CH4, methane, methane has more as compared to nitrogen N2 जिसका 28 है, नाइट्रोजन हैज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन जिसका 32 है, ऑक्सीजन हैज ग्रेटर एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड जिसका 44 है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज ग्रेटर एज कंपेयर टू अदर वन SO2 या Cl2। तो जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता जा रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ग्राहम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है एंड दैट इज जस्टिफाइड। अच्छा, इसमें एक हम टर्म यूज करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और ये बड़ी एक्सप्लेनेशन देती है एक्चुअली। ये कंक्लूजन होता है मुख्तलिफ गैसेस का, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँ। एक्चुअली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हम डिटेल में जाएं तो इसके पोस्टुलेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, इसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ भी यहाँ पे मौजूद है। According to kinetic molecular theory, there are different postulates which were put by Bernoulli scientist। उसने मुख्तलिफ जो है अपने postulates बताए। उसके एक postulate तो ये था कि gases have a large number of molecules and these molecules exist in motions, and during motion there are some collisions between gas molecules and with the walls of container, and when these collide with the walls of containers there should be some pressure. There should be some pressure exerted by the gas molecules on the walls of the container. And due to no attractive forces, there are no attractive forces according to kinetic molecular theory. There are no attractive forces and should have negligible volume। ठीक है, मतलब गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती और वॉल्यूम इसका नेग्लिजिबल होता है। देयर इज नो ग्रेविटी इफेक्ट ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, और ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है। और दूसरा ये कि देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड एज वी इंक्रीज द टेंपरेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज आल्सो इंक्रीज्ड। ये उसके पॉइंट्स हैं, इसको रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट इसका ये था कि गैस कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा इसका पोस्टुलेट ये था कि molecules remains in motion and during motion these will collide with themselves। collisions का यहाँ पे पॉइंट है दूसरा। तीसरा पॉइंट ये है कि when these exert a pressure on the walls of container, तो इसका एक प्रेशर का भी तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि there are no forces of attraction between gas molecules। पांचवा पॉइंट ये है कि volume of the gas is negligible। छठा पॉइंट ये है there is no gravity effect on the gases। सातवां पॉइंट इसमें ये है कि देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। और आठवां पॉइंट इसमें ये है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड। ये मैंने पहले भी बात की अभी। ठीक है,
तो ये एक्चुअली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है जो कि अप्लाई होती है आइडियल गैसेस पे। मीन्स के इफ वी हैव आइडियल गैसेस देयर शुड बी नो अट्रैक्टिव फोर्स, their volume should be negligible, there should be no gravity effect, and there should be pressure on the walls of the container। इस तमाम postulates उसमें apply होंगे। हाँ, अगर गैस हमारी आइडियल नहीं है, वो नॉन आइडियल की तरफ चली जाती है, फिर इनमें से कुछ postulates ऐसे हैं जो फॉल्टी हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस भी करते होते हैं। मतलब 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो गलत हैं इसमें। एक फोर्सेस और अट्रैक्शन वाला पॉइंट गलत हम साबित कर देते हैं, वॉल्यूम वाला पॉइंट गलत साबित कर देते हैं, इवन ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो भी इसमें आ जाता है थोड़ा सा, ये भी इसमें इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब इन गैस मॉलिक्यूल्स में कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो रियल गैसेस होती हैं, विल नॉट ओबे द गैस लॉस। क्यों गैस लॉस को ओबे नहीं करती? because they have their own volume। Kinetic molecular theory ये कहती है ideal gases के लिए their volume is negligible, but in some gases volume is developed, and when volume is developed that should not be ideal gas, that should be non-ideal and real gas। ठीक है, kinetic molecular theory ये कहती है there is no force of attraction between gas molecules, but actually some forces of attractions are developed, and due to these forces of attraction the gas deviate from ideal behavior। ठीक है, ये दो मेन पोस्टुलेट्स हैं जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के गलत होते हैं। हाँ, अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, गैसेस का वॉल्यूम नहीं है और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, देन द गैस इज आइडियल गैस। ठीक है, और ये हम कब ये आइडियलिटी डेवलप कर सकते हैं? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर हम गैसेस पे प्रेशर जो है वो कम अप्लाई करें और हम टेम्परेचर उस पर हाई अप्लाई करें, ठीक है, तो उस केस में हम इस काबिल हो जाते हैं कि गैस शुड बी आइडियल गैस। क्लियर हो गया? अब इसमें ये जो रीजन है वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जब हम टेम्परेचर हाई करेंगे गैसेस दूर दूर जाएंगी, जब गैसेस दूर जाएंगी उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, और वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा तो उसके साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। दैट्स व्हाई द गैस शुड बी ideal। At low pressure the molecules exist away from each other। At low pressure the molecules are not compressible, and at low temperature there are no forces of attraction between gas molecules, and at low temperature that gas should be ideal gas। लो प्रेशर पे आइडियल होगी और हाई टेम्परेचर पे आइडियल होगी। ये बात एमसीक्यूज में ये आता है कि एट विच कंडीशन गैस शुड बी मोर आइडियल। ठीक है, तो आपने वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कंपेयर करना है। ऐसा ऑप्शन हमने वहां पे सेलेक्ट करना है जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम हो और प्रेशर वहां पे मिनिमम। हाँ, एक बात और ख्याल कीजिएगा कि टेम्परेचर को केल्विन स्केल पे डबल करना है या सिंगल करना है, सेल्सियस पे नहीं करना। ठीक है, सेल्सियस पे नहीं देखना, सेल्सियस के मुताबिक डबल या ट्रिपल नहीं देखना, केल्विन के मुताबिक देखना। तो केल्विन के मुताबिक कन्वर्ट करके उसको देखेंगे, then there should be the right ratio between the ideality and non-ideality। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि हमारी जो रियल गैसेस हैं उनके रीजन यहाँ पे बताई हुई है कि हाई प्रेशर अगर हम डेवलप करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड क्लोजर टू ईच अदर्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर्स आर मोर सिग्निफिकेंट ड्यू टू द वॉल्यूम। ये तो हाई प्रेशर के अंदर बताई हुई है। और लो टेम्परेचर की ये बताई है कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव स्लोअर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नो लॉन्गर नेग्लिजिबल। मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पास गैस लॉज हैं कुछ। ये गैस लॉज जो हैं वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं, और उसके साथ साथ ये गैस लॉज आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी गैस कब आइडियल होनी है, कब नॉन आइडियल होनी है, ये लॉ ओबे होगा तो आइडियल होगी, ये लॉ ओबे नहीं होगा तो आइडियल नहीं होगी। ठीक है, तो ओवरऑल गैस लॉज में ये है कि हम आइडियलिटी या नॉन आइडियलिटी ऑफ द गैसेस मेजर करते हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे रिलेशनशिप भी मेजर करते हैं
कि हमारा गैस के वॉल्यूम का प्रेशर का क्या रिलेशन है, गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, गैस के वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या रिलेशन है, पार्शियल प्रेशर का क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो वॉल्यूम है उसका जो मेन यूनिट है, टिपिकल यूनिट है, लीटर है। वी से हम इसको डिनोट करते हैं एंड लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये लीटर उसकी यूनिट यहाँ पे बताई हुई है, दैट इज वॉल्यूम, दैट शुड बी मेजर्ड इन लीटर। प्रेशर का अगर हम यूनिट देखें तो वो एटीएम भी मेजर किया जा रहा होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी मेजर किया जा रहा होता है। 1 atm is equal to 101.625 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसके पॉइंट्स फ्रैक्शंस यहाँ पे लेके आते हैं तो उसमें हम जितने डिजिट्स जाते हैं तो 10 raised to 5 में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जो एसआई यूनिट है वो हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है प्रेशर का, और जो कॉमन यूनिट है दैट इज एटीएम, टिपिकल यूनिट। टेम्परेचर की तरफ अगर है, टेम्परेचर को हमेशा हम केल्विन में मेजर कर रहे होते हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स की तरफ आए तो नंबर ऑफ मोल्स में 1 मोल अगर होगा तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर होंगे एटम्स या मॉलिक्यूल्स, 6.02 10 raised by 23। हाँ, अगर 1 मोल होगा तो उसमें वॉल्यूम जो मेंशन किया हुआ होता है वो मोलर वॉल्यूम होता है, और मोलर वॉल्यूम हमारे पास होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो यहाँ पे आगे यूज होंगे। सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ की तरफ आते हैं। बॉयल्स लॉ एक्चुअली प्रेशर और वॉल्यूम को एक्सप्लेन करता है। According to Boyle's law, volume of the given mass of the gas is inversely proportional to the applied pressure, but the temperature should be constant. ठीक है, ये पहला लॉ है, ये Boyle's law. And if gas molecules are according to this law, volume is exactly inversely proportional to the pressure. By increasing the pressure double, volume should be half, and by decreasing the pressure to half, volume should be double. अगर ऐसा रिलेशन इसका बिल्कुल एक्यूरेसी से चल रहा है, इट मींस द गैसेस आर ओबेइंग द बॉयल्स लॉ। और अगर हम उसको इस तरह से रिलेट करें तो किया जा सकता है PV is equal to constant, the product of pressure and volume remains constant. If we increase the pressure, volume should be decreased and the product should be same, and if we decrease the pressure, volume should be increased and the product should be constant, ठीक हो गया। तो ये भी हमारे बॉयल्स लॉ की यहाँ पे डेफिनेशन है, PV is equal to constant। और अगर हम मुख्तलिफ कंडीशन में इसको कंपेयर करते हैं, इनिशियल कंडीशन में और फाइनल कंडीशन में, then P1 V1 is equal to constant and P2 V2 is equal to constant. When these both equations are equal to constant, it means these are equal to each other. तो हम उसमें मेंशन करते हैं P1 V1 is equal to P2 V2, ये हमारा बॉयल्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर हम देख लें तो यहाँ पे अगर हमने 1 atm प्रेशर रखा हुआ था तो वॉल्यूम ये था, अगर हमने प्रेशर डबल किया तो वॉल्यूम वहां पे क्या हो गया, हाफ हो गया। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ का ओवरऑल स्केच है। इसमें दोनों का रिलेशन यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन है। जैसा कि आपको ग्राफ भी इस वक्त नजर आ रहा होगा कि वाई एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम है। और इस केस में अगर हम जो है देखें कि एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वहां पे क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। एक चीज कम कर रहे हैं तो दूसरी वहां पे बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो है प्रेशर मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम वहां पे क्या होगा, मिनिमम होगा, दैट इज वॉल्यूम। यहाँ पे प्रेशर 4 है, वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। जैसे प्रेशर हमने कम किया, 2 किया, तो वॉल्यूम वहां पे डबल हो गया, V से 2V हो गया। जब हमने उसका भी हाफ वॉल्यूम किया तो उसका हाफ हमने प्रेशर किया तो वॉल्यूम 2V से क्या हो गया, 4V हो गया। समझ आ रही है? If V is a volume, add this pressure, by decreasing the pressure, volume is increased. अगर हम 4 टाइम्स प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, 4 टाइम वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इनवर्स रिलेशन है। और इस तरह की जो कर्व आती है नीचे की तरफ,
ये नेगेटिव स्लोप कहलाती है और ये इनवर्स रिलेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। सपोज मैंने 0 सेल्सियस पे कर्व स्टडी की तो यहाँ पे आगे, अगर मैं 100 सेल्सियस पे कर्व स्टडी करूंगा तो अवे फ्रॉम द एक्सिस एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, होगी वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट। ये पहला रिलेशन है। इसके अलावा और भी ग्राफ्स हैं, प्रेशर और 1 ओवर वॉल्यूम के अगेंस्ट भी हम करते हैं, प्रेशर और पीवी के अगेंस्ट भी करते हैं, प्रेशर और 1 ओवर वॉल्यूम के अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन आता है, प्रेशर और पीवी के अगेंस्ट नो इफेक्ट आता है। चार्ल्स लॉ पे अगर हम आते हैं, चार्ल्स लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ टेम्परेचर और वॉल्यूम को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर 2 टाइम्स बढ़ाएंगे वॉल्यूम शुड बी 2 टाइम्स। अगर हम टेम्परेचर जो है वो हाफ कर देंगे वॉल्यूम शुड बी हाफ। ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर हम उसको रेशियो देखते हैं, इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है दैट शुड बी इक्वल टू द ratio between final volume and final temperature. That is the practical, that is experimental verifications of the Charles law. अगर आप हीट अप करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर आप कूल करेंगे वॉल्यूम यहाँ पे कम हो जाएगा। दैट इज अबाउट गैसेस। ठीक है, ये चार्ल्स लॉ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद ये हम उसका अगर ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का भी कंसेप्ट आता है, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे अगर हम खड़े हुए हैं, जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर मिनिमाइज करते जा रहे हैं, मतलब इस टेम्परेचर पे ये है, इस टेम्परेचर पे ये है, इस टेम्परेचर पे ये है, तो उन केसेस में इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो यहाँ पे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, 0 सेल्सियस पे यहाँ पे आ गया। अब सपोज वो -150 पे आके फ्रीज हो गया, या फिर सॉलिडिफाई हो गया, या फिर लिक्विफाई हो गया। उसके बाद अगर हम ग्राफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, दैट शुड बी एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मीन -273.16 सेल्सियस, या हम यहाँ पे हम उसे 0 केल्विन भी कहते हैं, मतलब 0 केल्विन पे, या फिर हम -273.16 सेल्सियस पे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, दैट इज द that is absolute zero. Sorry, मैं जो क्वेश्चन है मैं अभी उसको बाद में रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो दैट शुड बी द एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, अगर -273.16 सेल्सियस पे उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। अब यहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं, एब्सोल्यूट जीरो क्या है? -273.16 सेल्सियस इज एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन इज आल्सो एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो हमारे पास 459 फ़ारेनहाइट, दैट इज आल्सो एब्सोल्यूट जीरो। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है एमसीक्यूज में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। और एब्सोल्यूट जीरो में हम ये कहते हैं कि दैट इज द टेम्परेचर एट व्हिच वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो। और ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ मैटर नेवर बी जीरो, लेकिन हम थियोरेटिकली उसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं, थियोरेटिकली जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है वो यही आ रहा होता है कि वॉल्यूम शुड बी द जीरो, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। इसके बाद हम आते हैं एवोगाड्रोस लॉ का। एवोगाड्रोस लॉ ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। as we increase the volume as we increase the number of moles, volume is also increased. As we decrease the number of moles, volume is also decreased. ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। और इनकी जो रेशियो है इनिशियल वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की, that should be equal to the ratio between final volume and the number of moles. क्लियर हो गया? दैट इज अबाउट एवोगाड्रोस लॉ। पॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन आ जाती है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये एवोगाड्रोस लॉ की वेरिफिकेशन भी है। जब हम गैस ऐड करेंगे, मोल्स बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, रिमूव करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ये एवोगाड्रोस लॉ से रिलेटेड है।
ठीक हो गया। और उन्हीं 3 लॉज को हम कंपेयर करके, मतलब एवोगाड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनको कंपेयर करके हम ओवरऑल जनरल गैस इक्वेशन निकालते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे हम जब जाते हैं तो उसमें आर जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, आर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर की मुख्तलिफ वैल्यूज भी हैं, इसमें से भी एमसीक्यू आता है कि आर की वैल्यू 0.0821 भी है, आर की वैल्यू 62.4 भी है, आर की वैल्यू 62,400 भी है, आर की वैल्यू 8.314 भी है, आर की वैल्यू 1.98 भी है। ये डिफरेंट वैल्यूज किस चीज पे डिपेंड करती हैं? नॉट ऑन प्रेशर, नॉट ऑन वॉल्यूम, नॉट ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन नंबर ऑफ मोल्स, बट जस्ट ऑन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, ये एमसीक्यू है कि जो हमारा आर की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं? दैट इज ऑन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। उसके बाद गेल-लुसाक लॉ है। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम को मेंटेन रखते हैं, वॉल्यूम को आप कांस्टेंट कर देते हैं, सपोज 1 लीटर आपने कांस्टेंट कर लिया, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, वॉल्यूम शुड आल्सो बी इंक्रीज्ड। सॉरी, अगर आप टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, प्रेशर शुड आल्सो बी इंक्रीज्ड। प्रेशर को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा टू मेंटेन द वॉल्यूम कांस्टेंट, टू मेंटेन द वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये लॉ एमसीक्यूज में बड़ी हेल्प करता है। समटाइम ये कहा जाता है कि pressure and temperature both are doubled, then the volume remains constant. दोनों को, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को अगर आप डबल करते हैं, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। और अगर आप एक चीज डबल करते हो, दूसरी रिड्यूस करते हो, then volume should be effective, then volume should be effective, then volume is not constant। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो रेशो है, अगर उनकी रेशो को अगर हम कांस्टेंट कर लेते हैं, pressure, initial pressure and initial temperature and final pressure and final temperature, अगर उनकी रेशो कांस्टेंट है, initial pressure और initial temperature और final temperature और final pressure की, then volume should also be constant। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे वहां पे। क्योंकि प्रेशर ये कहता है प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, टेम्परेचर ये कहता है कि मेरे इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तो इन केसेस में जो हमारा जो रेशियो है वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रही होती है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर। दैट्स व्हाई ओवरऑल वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्लियर हो गया? ये हमारे कुछ गैस लॉज हैं जो जनरल गैस इक्वेशन से भी रिलेटेड है, और उसके साथ साथ जो है वो इसमें कुछ जो है वो रिलेशनशिप भी है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम गिवन हो, इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन हो, फाइनल टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होगा वी कैन फाइंड। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा क्वेश्चन नोट करें, फिर मैं उसको दोबारा कनेक्ट करके आपसे जो बात करता हूँ। क्वेश्चन ये है आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ वाटर at 25 Celsius is 100 milliliter. Volume of water at 25 Celsius is 100 milliliter. What should be the volume at 0 Celsius? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 मिलीलीटर वॉल्यूम है, 0 सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम होगा? जस्ट सिंपल सॉल्व इट, देन वी विल डिस्कस आफ्टर ब्रेक।